वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कौस्तुभ वर्मा है और आज हम लोग जो है क्लास 11th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के 4th लेक्चर को पढ़ेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है ये समझा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोग जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप लोगों को ये पहले से ही पता है कि हमारा जो मैटर है ये किससे मिलके बना है, ये पार्टिकल से मिलके बना है। और ये पार्टिकल्स जनरली हमारे क्या थे, या तो ये एटम्स थे और या ये क्या थे, मॉलिक्यूल्स थे। अब ये एटम्स क्या कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे। ठीक, तो जनरली हमारी जो केमिस्ट्री है, इस पूरी केमिस्ट्री में हमारे पास 5 ऐसे लॉज हैं जो हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारा एलिमेंट है ये कंबाइन कर रहा है और कंबाइन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है। एक बार फिर से सुन लो कि हमारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री में 5 ऐसे लॉज हैं जो हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से जो हमारा एलिमेंट है या किस रेशियो में हमारा एलिमेंट जो है कंबाइन होकर के कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और ये 5 लॉज हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे। देन हम लोग जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको हम लोग कांस्टेंट कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें एक लॉ होता है दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हम लोग जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को भी पढ़ेंगे। 4th लॉ हमारा क्या होगा, गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो हम लोग गे-लुसेक लॉ को भी पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट हमारा क्या होगा, एवोगैड्रो लॉ। तो ये सारे के सारे लॉज को हम लोग समझेंगे कि ये लॉज क्या कहते हैं, किस तरीके से इनमें जो है एलिमेंट की कॉम्बिनेशन की बात होती है। फिर हम लोग जो है इनकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो ये लॉ जर्नली किसने दिया था, एंटोनी लेवोसियर ने दिया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा जो है एंटोनी लेवोसियर ने दिया था और इसको एक्सपेरिमेंटली जो था लैंडोल्ट ने प्रूव किया था। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। साइंटिस्ट के नाम नहीं पूछे जाते हैं बट आपको पता होना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जब भी हमारी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, तो केमिकल रिएक्शन जब होगी तो क्या होगा, कुछ एलिमेंट हमारे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और ये एलिमेंट रिएक्ट करके क्या करेंगे, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एलिमेंट एक ए है और ये हमारा क्या है, एक एलिमेंट बी है। अब ये दोनों एलिमेंट जो हैं जब कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, कंपाउंड को बना रहे हैं, दैट इज ए बी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो हमारा रिएक्टेंट साइड मास होगा, जो रिएक्टेंट साइड हमारा मास होगा एलिमेंट का, वो हमारे प्रोडक्ट साइड जो हमारा कंपाउंड बन रहा होगा उसके मास के बराबर होगा। मींस जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का वो हमारे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब सपोज करिए यहाँ पे हमारा एक एलिमेंट ए था, इस एलिमेंट का हम लोगों ने मास क्या ले लिया, 5 ग्राम ले लिया। और ये हमारा क्या है, एलिमेंट बी है, इसका भी हम लोगों ने मास कितना लिया, 5 ग्राम ले लिया। अब क्या हो रहा है, इन दोनों के मास को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमारा रिएक्टेंट साइड कितना मास आ गया, 10 ग्राम आ गया। ठीक, अब ये दोनों जब कंबाइन करें तो इन्होंने क्या बनाया, कंपाउंड को बनाया, दैट इज ए बी, और इसका भी मास कितना आया, दैट इज 10 ग्राम। तो जब हमारा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है। एक बार फिर से समझ लो कि जब भी हमारी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। तो जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट साइड वो किसके बराबर होगा, जो हमारे प्रोडक्ट साइड मास होगा उस कंपाउंड का, उसके सम के बराबर होगा। अब हम लोग जो है इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मैटर को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग मैटर की जगह मास भी लिख सकते हैं।
तो मास हमारा क्या हो सकता है, ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग जो है मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग एटम भी लिख सकते हैं कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, मीन्स द सम ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो हमारा मास होगा रिएक्टेंट साइड वो किसके बराबर होगा, जो हमारा टोटल मास होगा प्रोडक्ट साइड उन सभी के सम के बराबर होगा। तो आप लोग जो है इसको क्लास 9th में भी पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कोई भी केमिकल रिएक्शन में वर्क करता है। ठीक, तो सपोज कर लीजिए एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें हमारा कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है या कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग कार्बन के मास को देखें तो कार्बन का मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है तो क्या हो जाएगा 2 × 16 ग्राम। तो अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड मास की बात करें, तो अगर हम लोग रिएक्टेंट साइड मास को देखें तो आप लोग जब इसको कैलकुलेट करके ऐड करेंगे देन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 ग्राम आ जाएगी। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों में जब रिएक्शन हुआ तो इन्होंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का मास है ये कितना है, 12 ग्राम है, प्लस 2 × ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट साइड मास होगा वो भी कितना आएगा, 44 ग्राम आएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में वैलिड है। तो आपको समझ में आ गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो हमारा मास होगा रिएक्टेंट साइड डिफरेंट एलिमेंट्स का वो किसके बराबर होगा, वो हमारे प्रोडक्ट साइड जो कंपाउंड बन रहा है उसके सम के बराबर होगा। तो यहाँ से अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से लैंडोल्ट ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट को करके जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसको वेरीफाई किया था। मीन्स यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि जो लैंडोल्ट थे उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, उन्होंने कौन कौन से जो थे डिफरेंट कंपाउंड्स का यूज़ करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई किया था। तो लैंडोल्ट ने क्या किया, इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करा दी सोडियम क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट में देखा कि इनको मिला सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो जब इन्होंने जो है रिएक्टेंट साइड जो भी हमारे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उनके मास को कैलकुलेट किया तो जो टोटल मास था रिएक्टेंट साइड वो किसके बराबर आ गया, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो इस तरीके से जो थे लैंडोल्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था इसको वेरीफाई कर दिया था। तो यहाँ से आप लोग जो है नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि अगर हम लोग जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एटॉमिक लेवल पे देखें, एटम्स के बेसिस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड, जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड ये किसके बराबर होंगे, जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे प्रोडक्ट साइड ये क्या होंगे, ये सेम होंगे। मीन्स आप लोग इसको एक रिएक्शन के थ्रू समझिए। अब कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया। तो ये लॉ ये कह रहा है कि अगर हम इसको एटॉमिक लेवल पे देखें तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास कार्बन का कितना एटम है, 1 एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, सेम वही एटम्स जो होंगे हमारे पास प्रोडक्ट साइड भी होंगे। तो अगर हम लोग जो है प्रोडक्ट साइड जो है कार्बन के एटम्स को देखें तो प्रोडक्ट साइड भी हमारे पास कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड डिफरेंट एलिमेंट्स के ये किसके बराबर होंगे, जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे प्रोडक्ट साइड हमेशा उनके बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लोग ये भी समझ गए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तभी वैलिड होगा जब हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन होगी। इसी तरीके से आप लोग इस एग्जाम्पल को देखिए। तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। वहीं पे अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड देखें तो प्रोडक्ट साइड अगर हम लोग देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन के 4 एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। तो यही तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है कि जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड वो किसके बराबर होंगे, हमारे नंबर ऑफ एटम्स
जो हमारे प्रोडक्ट साइड होंगे उनके बराबर होंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से क्या समझना है कि इफ रिएक्टेंट्स आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, अब कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें हमारा जो रिएक्टेंट है अगर वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है। अगर हमारा रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है तो जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो फिर से सुन लो कि अगर हमारा रिएक्टेंट जो है ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा मास होगा रिएक्टेंट साइड, जितना भी मास कंज्यूम हो गया है रिएक्टेंट साइड, वो किसके बराबर होगा? जो हमारा टोटल मास है प्रोडक्ट का। मींस अब जब ये रिएक्टेंट क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे, तो प्रोडक्ट का मास प्लस जो हमारा यहाँ पे जो मास है, जो अनरिएक्टेड मास है रिएक्टेंट्स का, उनके सम के बराबर होगा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। अब जो हमारा टोटल मास था रिएक्टेंट का, ये कितना था? 50 ग्राम था, इसको समझो। लेकिन जब रिएक्शन हुई तो सिर्फ 40 ग्राम ही क्या हुआ, जो रिएक्टेंट का मास था वो यूज हुआ। तो जब 40 ग्राम रिएक्टेंट का मास यूज हुआ तो कितने ग्राम प्रोडक्ट बनेगा? 40 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट कितने थे? हमारे पास रिएक्टेंट का मास है 50 ग्राम। तो ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि अब जो 10 ग्राम बचा है, ये जो 10 ग्राम बचा है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो प्लस 10 ग्राम। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि जो हमारा टोटल मास है रिएक्टेंट का ये कितना था? 50 ग्राम, और हमारा जो टोटल मास है प्रोडक्ट का ये कितना था? 40 ग्राम, प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स ये कितना था? 10 ग्राम। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है? वैलिड हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की लिमिटेशन को देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है हमारा, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। मींस जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होंगी तो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा मास है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कुछ एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी तो जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये क्या होता है? ये वैलिड नहीं होता है। अब यहाँ से हम लोग जो है एक न्यूमेरिकल के थ्रू जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर एडेड टू 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूशन, द रेसिड्यू इज फाउंड टू वेट 18 ग्राम। तो रेसिड्यू हमको कितना मिल रहा है? 18 ग्राम मिल रहा है, जब 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं। इनको हम जब ऐड कर रहे हैं तो 18 ग्राम हमको क्या मिल रहा है? रेसिड्यू मिल रहा है। तो हमको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमको ये बता दो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका मास क्या होगा। तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी हमारे एसिड जो हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट को फॉर्म करते हैं, वाटर को फॉर्म करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या बताना है? वेट बताना है, इसी का तो मास बताना है। तो अगर हम लोग एसिड देखें तो एसिड हमारा क्या है? एसिटिक एसिड है, दैट इज CH3COOH। इसका वेट कितना है? 15 ग्राम। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा कितना है? 6.3 ग्राम। तो ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, दैट इज CH3COONA प्लस वाटर। तो यही तो हमारा रेसिड्यू है और इसका वेट कितना था? 18 ग्राम था। तो हमसे पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मास बता दो। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग क्या करेंगे? लेट द मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बी x। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, कि जो हमारा रिएक्टेंट साइड मास होगा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड कितना मास है? 6.3 प्लस 15 ग्राम इक्वल्स टू, अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड क्या है? हम लोगों के पास 18 ग्राम रेसिड्यू है प्लस x हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें
तो ये कितनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 21.3 माइनस ऑफ 18 ग्राम, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3.3 ग्राम। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा वो कितना होगा 3.3 ग्राम होगा, जब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करेगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लॉ को समझते हैं, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कॉम्बिनेशन। तो इस लॉ को जो था जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था और इसको वेरीफाई किसने किया था, स्टैस एंड रिचर्ड्स ने। तो ये लॉ किसने दिया था, जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया था और इसको वेरीफाई किसने किया था, स्टैस एंड रिचर्ड्स ने। तो यहाँ से अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये क्या कहता है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब भी हमारे एलिमेंट्स जो हैं कंबाइन करके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे, तो जब हमारे एलिमेंट्स जो हैं कंबाइन करके कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, तो जो एलिमेंट जो हैं इस कंपाउंड को बना रहे हैं, इनका जो मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा फिक्स होगा। एक बार फिर से समझ लो कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब भी हमारे एलिमेंट्स जो हैं कंबाइन करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, तो जो भी एलिमेंट्स इस कंपाउंड में यूज हुए हैं, इन एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो होगा ये कैसा होगा, ये हमेशा फिक्स होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि हमारे पास एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, ये दोनों कंबाइन करके एक कंपाउंड को बना रहे हैं, दैट इज ए बी। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जिन एलिमेंट से मिलके हमारा ये कंपाउंड बना है, इन एलिमेंट का जो मास है इसका रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। तो अगर हम लोग देखें तो हमने मान लिया कि जो हमारा एलिमेंट ए है इसका मास क्या है m1 है, और जो हमारा एलिमेंट बी है इसका मास क्या है m2 है। तो m1 और जो m2 का मास का रेशियो होगा ये कैसा होगा, ये फिक्स रेशियो होगा और ये सिंपल होल नंबर की फॉर्म में होगा। कैसा होगा, सिंपल होल नंबर की फॉर्म में होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ ओरिजिन। अब इस कंपाउंड को अगर हम लोग जो है नेचुरली बनाएंगे तो भी जो है इनके मास का रेशियो क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। और अगर हम लोग जो है इस कंपाउंड को सिंथेटिक बेसिस पे बनाएं, मैन मेड तरीके से बनाएं, तब भी जो हमारा कंपाउंड है इसका जो मास का रेशियो होगा ये क्या होगा, फिक्स होगा। अब यहाँ से आप लोग जो है इसकी स्टेटमेंट को समझ लें कि व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो जब हमारे डिफरेंट एलिमेंट जो हैं रिएक्ट करके एक कंपाउंड को बनाते हैं, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ दीज एलिमेंट, तो जिन एलिमेंट से मिलके हमारा कंपाउंड बना होता है उन एलिमेंट का मास का जो रेशियो होगा या उन एलिमेंट का जो वेट का रेशियो होगा ये हमेशा क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर होगा। चाहे हम लोग जो है उसको कहीं से भी प्राप्त करें, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो सिंथेटिक हो, चाहे वो मार्स में हो, वो कहीं पे भी हो, लेकिन अगर हमारा एलिमेंट जो है मिल करके एक कंपाउंड को बना रहा है तो उनका जो मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि हमारा हाइड्रोजन जब जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, वाटर को बना रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वाटर को देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम थे तो इसका मास क्या हो गया, 2:16। तो अगर हम लोग यहाँ से रेशियो निकालें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 1:8 बाय मास। तो इसको समझो, इसको कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग जो है इस वाटर को कहीं से भी प्राप्त करें, चाहे वो सी वाटर हो, ओशियन हो, लेक हो, टैप वाटर हो, लैब हो, अगर हम लोग कहीं से भी इस वाटर को बनाएंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा जो मास का रेशियो होगा, वो हमेशा 1:8 होगा, ये चेंज नहीं हो सकता है। मीन्स 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी एक वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। इसी तरीके से अगर हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो वो क्या करेगी, 1 ग्राम हाइड्रोजन का यूटिलाइज करके एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को बना देगी। तो कहने की बात क्या है कि जब भी हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं कंबाइन करके
एक कंपाउंड को बनाएंगे तो जो एलिमेंट्स उस कंपाउंड को बना रहे हैं उन एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो होगा वो कैसा होगा, हमेशा फिक्स होगा और एक सिंपल होल नंबर की फॉर्म में होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ ओरिजिन। फिर हम लोग जो है कहीं से भी उस कंपाउंड को बनाएं, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मास का रेशियो होगा वो कैसा होगा, वो फिक्स होगा हमेशा। अब यहाँ पे हम लोग जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली लिमिटेशन इसकी क्या होती है कि जो हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है ये आइसोटोप्स के केस में क्या हो जाता है, वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, मीन्स जब भी आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो जो हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये काम नहीं करेगा। तो जर्नली आप लोग ये भूल गए होंगे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो अगर हम लोग आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स में क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहता है, वो तो सेम रहता है, लेकिन जो हमारा मास नंबर होता है वो क्या कर जाता है, डिफर कर जाता है। ठीक है, अब जर्नली हम लोग जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये आइसोटोप्स के केस में वैलिड नहीं रहता है। तो हमको ये पहले से ही पता है कि कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, C12 और C14। तो जो C12 होता है इसका मास कितना होता है, 12 होता है, और जो C14 होता है इसका मास कितना होता है, 14 होता है। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, जब हम लोगों ने C12 आइसोटोप का यूज किया तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो कार्बन है इसका मास 12 है और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के दो एटम है, तो क्या हो जाएगा 2 × 16 दैट इज इक्वल्स टू 32। यहाँ पे हमारा रेशियो क्या आया, 12:32। तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें तो 4 × 3 = 12 और 4 × 8 = 32। तो हमारे पास जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोगों ने C12 आइसोटोप से बनाई तो इसका रेशियो क्या आया, 3:8 आया। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग केस सेकंड की बात करें, जब हमारे पास C14 आइसोटोप था जिसमें हमारा जो कार्बन था इसका मास कितना था, 14 था, और ऑक्सीजन हमारा क्या है, इसका तो मास 16 ही रखा हम लोगों ने। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो हमारा रेशियो था ये रेशियो कैसा आ गया, ये रेशियो हमारा जो था चेंज हो गया। यहाँ पे रेशियो हमारा आ रहा है 7:16, क्योंकि 2 7 जा कितना होता है 14 और 2 16 जा 32। तो मैंने अभी क्या बताया था कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब भी हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं कंबाइन करके एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं इनका जो रेशियो होगा ये कैसा होगा, फिक्स होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3:8 रेशियो आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, 7:16 रेशियो आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये क्या हो रहा है, ये प्रूफ नहीं हो पा रहा है। तो जब भी आइसोटोप की बात होगी तो हमारा जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है ये काम नहीं करता है। तो यहाँ से अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लॉ को पढ़ते हैं, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, इसको डाल्टन साहब ने दिया था 1803 में। ठीक है, अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। जब दो एलिमेंट्स हमारे जो है कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट ऑलवेज बियर्स अ सिंपल रेशियो। ठीक है, अब इसको समझो। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया। ठीक है, और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने कार्बन मोनोऑक्साइड को भी बनाया। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि कौन सा हमारा एलिमेंट है जिसका जो मास है वो क्या है, डिफर कर रहा है। तो अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है इसका मास कितना है, 32 ग्राम है, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम है तो इसका मास कितना है, 16 ग्राम है। तो ये लॉ क्या कह रहा है, द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। अब यहाँ पे हमारा अदर एलिमेंट क्या है, कार्बन है, और कार्बन का मास क्या है, ये फिक्स है। ये कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग कितना ग्राम कार्बन ले रहे हैं, 12 ग्राम कार्बन ले रहे हैं। देन इन दोनों कंपाउंड में जो हमारा एलिमेंट डिफर कर रहा है मास के बेसिस पे, उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अगेन समझ लीजिए कि सपोज करिए हमारे पास सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक, ये दो एलिमेंट है। अब ये दो एलिमेंट जो हैं कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। तो हमारा लॉ क्या कह रहा है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म
मोर देन वन कंपाउंड, अब दो एलिमेंट क्या करे, कंबाइन करे और इन्होंने एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। अब यहाँ पे किसका मास डिफरेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास डिफरेंट है, क्योंकि ऊपर हमारे पास कितना ग्राम ऑक्सीजन है, 32 ग्राम है, और नीचे हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 48 ग्राम है, विच कंबाइंस विद द फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट। और यहाँ पे सल्फर का मास क्या है, ये फिक्स है। सल्फर डाइऑक्साइड में भी हम लोग 32 ग्राम सल्फर यूज कर रहे हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी हम लोग 32 ग्राम सल्फर यूज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा मास डिफर कर रहा है एलिमेंट का, ये हमेशा जो है एक फिक्स रेशियो में होगा, ठीक है, एक सिंपल रेशियो को प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का मास कितना था, 32 था, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में हमारे ऑक्सीजन का मास कितना था, 48 था। तो 16 2 जा 32 और 16 3 जा कितना होता है, 48 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो आ रहा है ये कैसा आ रहा है, ये एक सिंपल होल नंबर आ रहा है। तो यही हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। तो हम लोगों को इस लॉ में क्या करना है कि जो भी कंपाउंड हमारे बन रहे हैं उनमें से हमें सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका मास जो है डिफर कर रहा है, और अगर उसका मास डिफर कर रहा है तो इसके मास का जो रेशियो होने वाला है वो कैसा होगा, एक सिंपल रेशियो की फॉर्म में होगा। कैसा होगा, एक सिंपल रेशियो की फॉर्म में होगा। इसको समझ में आ गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं, ठीक है, जब ये दो एलिमेंट जो है कंबाइन करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये 5 कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5। तो यहाँ पे हमारा लॉ क्या कहता है कि अब ये जो कंपाउंड बने हैं इनमें से हमें जो है उस एलिमेंट को चेक करना है जिसका मास क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। तो यहाँ पे किसका मास डिफर कर रहा है, ऑक्सीजन का मास डिफर कर रहा है, क्योंकि हमारा जो नाइट्रोजन है इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है, तो इनका मास भी क्या है, सेम है। भाई इसमें भी 28 है, 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 क्योंकि हमारे नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है, और 2 एटम है तो 2 × 14 दैट इज इक्वल्स टू 28। तो सब में नाइट्रोजन का मास क्या है, फिक्स है। लेकिन हम लोगों को क्या चेक करना है कि जो हमारा कंपाउंड बन रहा है उसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका जो मास है वो क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। अगर इनका मास डिफर कर रहा है तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 16 × 1, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है तो 16 × 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 16 × 3, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 16 × 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 5 एटम है तो 16 × 5। अब यहाँ पे हम इन सभी का जब रेशियो निकालेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, मीन्स जब हम लोग कंबाइन रेशियो निकालेंगे तो ये 16 16 16 16 16 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा, 1:2:3:4:5 की फॉर्म में आएगा। और ये कैसा है, ये एक सिंपल रेशियो है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये क्या हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ से अपने नेक्स्ट लॉ को समझते हैं, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये लॉ जो है थोड़ा सा टिपिकल है, इसकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन आप लोगों को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग इतने आसानी से इसको समझेंगे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो यहाँ पे अपने दिमाग में डाल लो कि जब भी हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा तो यहाँ पर हम लोग 3 एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर लॉ ऑफ हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन है तो वहां पे हम लोग 2 एलिमेंट्स में खेलेंगे, ठीक। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है तो 2 एलिमेंट, और अगर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है तो वहां पर हम लोग 3 एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब हमारे 2 डिफरेंट एलिमेंट जो हैं किसी थर्ड एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोगों ने 2 एलिमेंट कौन से ले लिए, कार्बन ले लिया और सल्फर ले लिया, और थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो लॉ क्या कह रहा है कि जब 2 एलिमेंट हमारे जो है सेपरेटली जो है थर्ड एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है सेपरेटली तो ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है।
और सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ सेपरेटली कंबाइन कर रहा है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। तो लॉ हमारा क्या कह रहा है, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, मीन्स जिस रेशियो में हमारा जो कार्बन है और सल्फर है ये सेपरेटली ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा कार्बन है और सल्फर है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में इसके मास का रेशियो निकालेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो कार्बन का मास कितना है, 12 है और सल्फर का मास कितना है, 32 है। तो इसका अगर हम लोग रेशियो निकालें तो 12:32 दैट इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा कितना होता है, 32। तो हमारे पास कार्बन और सल्फर का रेशियो क्या आ गया, 3:8 आ गया, जब ये हमारे सेपरेटली ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे। ठीक, देन द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, इसको समझ लो, ये हो गया बियर से सिंपल रेशियो टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन। अब क्या कह रहा है कि पहले हमारे जो ये एलिमेंट थे ये सेपरेटली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे थे और हम लोगों ने इनका जो है सेपरेटली कार्बन और सल्फर का मास निकाल दिया जब इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करी। अब ये क्या हो रहा है कि अब ये एलिमेंट जो है खुद के साथ भी कंबाइन कर रहे हैं, मीन्स ये दोनों एलिमेंट क्या कर रहे हैं, अब खुद से कंबाइन कर रहे हैं। तो कार्बन जब सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, CH2 बना रहा है। तो अगर हम लोग कार्बन के मास की बात करें तो कितना होगा, 12 होगा और सल्फर हमारा कितना होता है, 32। तो 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये लॉ ये कह रहा है कि अब हम लोग जो है इन दोनों एलिमेंट के जब ये खुद से कंबाइन कर रहे हैं इनके मास का भी रेशियो निकालेंगे। तो हमने जब 12 और 64 का रेशियो निकाला तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। ठीक है, तो हमारे पास एक बार रेशियो किसका आ गया, जब कार्बन और सल्फर सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमने कार्बन और सल्फर के मास का रेशियो निकाल लिया, दैट इज 3:8। अब अगेन क्या हुआ, ये दोनों एलिमेंट खुद से भी कंबाइन कर रहे हैं। अब जब ये खुद से कंबाइन कर रहे हैं तो हमने इनके मास का भी क्या निकाल लिया, सेपरेटली रेशियो निकाल लिया और जो हमारे पास क्या आया, 3:16 आया। क्या आया, 3:16 आया। तो हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब कार्बन और सल्फर जब सेपरेटली कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ और कार्बन और सल्फर जब खुद से कंबाइन करेंगे तो इन दोनों का जो मास का रेशियो होने वाला है, इन दोनों के मास का जो रेशियो होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमको हमेशा एक सिंपल रेशियो मिलेगा। अब इसको एक बार फिर से समझ लो। देखो हमारे पास दो एलिमेंट थे, कार्बन और सल्फर। अब क्या हुआ, ये किसी थर्ड एलिमेंट के साथ क्या करे, कंबाइन करे। तो जब ये थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करे तो इन्होंने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और सल्फर डाइऑक्साइड बनाई। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग किसका रेशियो निकालेंगे, कार्बन और सल्फर का रेशियो निकालेंगे जब ये ऑक्सीजन के साथ सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं। मीन्स हम लोग कार्बन और सल्फर का मास का रेशियो निकालेंगे। तो हमारे पास मास का रेशियो कितना आ गया, 3:8 आ गया। ठीक, अब अगेन क्या बोल रहा है, ये हमारे पास जो कार्बन एंड सल्फर है ये क्या कर रहा है, ये खुद से भी क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। और जब ये खुद से कंबाइन कर रहे हैं तो ये CH2 बना रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग जो है इस कार्बन और सल्फर के मास का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। और इन दोनों रेशियो को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक सिंपल रेशियो आएगा। मीन्स अगर हम लोग इनका भी रेशियो निकाल दें तो हमारे पास क्या आने वाला है, एक सिंपल रेशियो आने वाला है। ये हमारा क्या कहता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है। अब इसी तरीके से हम लोग जो है इसको सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन हमारे क्या हैं, ये दो एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड, और ये किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, ये सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो ये वाटर को फॉर्म करता है। तो हमारा लॉ क्या कहता था कि इस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे सल्फर और ऑक्सीजन का जब ये सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा था, कंबाइन कर रहा था। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है सल्फर का मास देखें और ऑक्सीजन का मास देखें तो इनका मास का रेशियो कितना आएगा, 2:1 आएगा, दैट इज 32:16। तो 16 1 जा 16 और 16 2 जा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, अब ये जो सल्फर और ऑक्सीजन है ये खुद से भी कंबाइन कर रहे हैं।
तो सल्फर और ऑक्सीजन जब खुद से कंबाइन कर रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, SO2 बना रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके मास का भी रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो ऑफ मास इन विच सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन, तो जब हमारा सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो इसका रेशियो क्या आएगा, सल्फर हमारा क्या होता है 32 होता है और ऑक्सीजन क्या है 2 × 16, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 32:32। तो हमारे पास इसका रेशियो क्या आ गया 1:1 आ गया। तो हमारा लॉ ये कहता है कि इसका रेशियो मीन्स इसके मास का रेशियो जब ये सेपरेटली कंबाइन करे और इसके मास का रेशियो जब ये खुद से कंबाइन करे, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा एक सिंपल रेशियो होता है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 2:1 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लॉ को समझते हैं, दैट इज गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो अगर हम लोग बात करें तो ये लॉ जो था हमारा गे-लुसैक्स साहब ने दिया था और ये लॉ जो था जनरली हमारा जो था सारी की सारी गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल था। तो अब हम लोग जो है इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो हमारा लॉ क्या कहता है कि व्हेन 2 गैसेस और मोर देन 2 गैसेस, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे मोर देन ऐड कर लीजिए, व्हेन 2 गैसेस और मोर देन 2 गैसेस कंबाइन और रिएक्ट टू फॉर्म ए गैसियस कंपाउंड। तो हमारा लॉ क्या कह रहा है कि जब हमारी 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस जो हैं कंबाइन करके या रिएक्ट करके एक गैसियस कंपाउंड की फॉर्मेशन करें, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम एंड द प्रोडक्ट ऑलवेज बियर अ सिंपल रेशियो। देन इस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी हमारी गैसेस होंगी उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा और जो हमारा गैसियस कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, दैट इज हमारा जो प्रोडक्ट है, उसका रेशियो जो होगा ये हमेशा एक सिंपल होल नंबर होगा। कैसा होगा, हमेशा एक सिंपल होल नंबर होगा। अब फिर से समझ लीजिए कि जब हमारी 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस जो हैं कंबाइन करके एक गैसियस कंपाउंड की फॉर्मेशन करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी गैसेस हैं उनके वॉल्यूम का रेशियो और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ ये जो गैसियस कंपाउंड है, इसका रेशियो ये हमेशा क्या रखेगा, एक सिंपल होल नंबर के रेशियो को शो करेगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जब भी हमारी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है देन उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी गैसेस हैं उनकी वॉल्यूम का रेशियो और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका रेशियो क्या करेगा, हमेशा एक सिंपल होल नंबर को शो करेगा। अब इसको आप लोग जो है एक रिएक्शन के थ्रू समझिए कि जब हमारी हाइड्रोजन गैस जो है क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है तो ये क्या फॉर्म कर रही है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फॉर्म कर रही है जो गैसियस फॉर्म में है। तो अगर हम लोग देखें तो जनरली हमारा क्या है 1 मोल है, ये भी हमारा 1 मोल है और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 2 मोल हैं। लेकिन हमारा गे-लुसैक लॉ क्या कहता है कि अब हम लोग जो है इस हाइड्रोजन को वॉल्यूम में मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो ये 1 वॉल्यूम होगा, ये भी क्या होगी 1 वॉल्यूम, और यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसके पास कितने मोल है, 2 मोल है, तो इसके 2 वॉल्यूम हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेशियो क्या निकल के आएगा 1:1:2। अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम को लें ml में, तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है 20 ml है और क्लोरीन गैस अगर हमारे पास 20 ml है, देन अगर हमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन करनी है तो हमारे पास ये कितना आएगा, हमें इसकी 40 ml की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है अपने नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो हमारी जब नाइट्रोजन गैस जो है हाइड्रोजन गैस के साथ क्या करती है, कंबाइन करती है, तो ये क्या फॉर्म करती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गैस को फॉर्म करती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास 1 मोल था, यहाँ पे 3 मोल थे और यहाँ पे 2 मोल थे। लेकिन हमारा गे-लुसैक लॉ क्या कहता है कि जब भी हम लोग जो है गैसेस की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनके वॉल्यूम के रेशियो को मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हमारे पास 1 वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का हमारे पास 3 वॉल्यूम है और जो हमारी अमोनिया है इसका हमारे पास क्या है 2 वॉल्यूम है। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा ये क्या होगा 1:3:2। ठीक, मीन्स अगर हमारे पास नाइट्रोजन गैस जो है 20 ml है और हाइड्रोजन गैस हमारे पास 60 ml है, देन हमें 40 ml क्या मिलेगा, एमोनिया गैस मिलेगी। तो ये हमारा क्या था, गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब यहाँ से हम लोग जो है अपने लास्ट लॉ को समझ लेते हैं, दैट इज एवोगाड्रो लॉ।
तो एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस, मींस अगर हम लोग जो है टेम्परेचर, प्रेशर और सारी सिचुएशन को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मींस अगर हमारी गैसेस का वॉल्यूम सेम होगा देन उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी गैस हैं उनके पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, एवोगाड्रो लॉ ये कहता है कि अगर सारी की सारी सिमिलर कंडीशंस हैं, मीन्स अगर हमारा टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो हमारी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, मीन्स जो भी हमारी गैसेस हैं अगर हम उनका इक्वल वॉल्यूम लेके चल रहे हैं देन दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम लोग इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस को लेकर चलेंगे तो ये इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेंगी। तो यहाँ से अब हम लोग जो है अगर एवोगाड्रो लॉ को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो सपोज कर लीजिए हमारे पास क्या है, दो कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है। तो इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, 100 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस है। ठीक, और हमने मान लिया कि जब इस कंटेनर में 100 ml ऑक्सीजन गैस है तो इसके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, Y मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमारा ये लॉ क्या कहता है कि अगर हम लोग जो है कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर को प्रोवाइड करें तो भले ही हमारे पास कोई भी गैस हो, अब इस कंटेनर में अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस को भी फिल करेंगे, ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम सेम है, मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे जो है 100 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस को फिल करेंगे देन इसके पास भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Y मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम लोग 50 ml हाइड्रोजन गैस को कंसीडर करेंगे देन हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, Y/2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन के पास 100 ml थे बट अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 50 ml है। यहाँ से अगर हमारी वॉल्यूम कम होगी तो हमारे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग 200 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस ले लें तो उस कंडीशन में क्या होगा, 100 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस के लिए हमको क्या चाहिए था, Y मॉलिक्यूल्स की जरूरत थी। अब यहाँ पे 200 ml हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Y मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारी वॉल्यूम ऑफ गैस है, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा हमारी गैस की वॉल्यूम होगी उतने ही ज़्यादा हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है लेक्चर नंबर 4 में सारे के सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ लिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं जो है PDF की लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है सारे के सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।